नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हिंदुस्तान के क्या हालात हैं और ये हालात किसने बनाए हैं और सूरत हाल को किसने बिगाड़ा है। वैसे भी ऐसा लगता है कि मुल्क भर में एक अजीब किस्म की बेचैनी फैली हुई है, ख़ासतौर पर अक़लियतों पर मज़ालिम को लेकर, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी, उनके साथ तासुब और जानिबदारी को लेकर। लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको हम लिए चलते हैं तेलंगाना से जो खबर आ रही है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली और राजस्थान के दौरे पर हैं और ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की, और जबकि चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि उनके दौरे का मकसद ये है कि पहले साल में यानी कांग्रेस हुकूमत के पहले साल की जो कारकर्दगी है उससे हाईकमान को वाकिफ करवाया जाए और उसके कारनामों के बारे में बताया जाए। और दूसरी जो अहम खबर है तेलंगाना से वो ये है कि तेलुगु फिल्म स्टार मोहन बाबू के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाप और बेटे की लड़ाई हुई और आप देखेंगे कि उसमें जो सहाफ़ी को नुकसान पहुंचा है उसके नतीजे में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया। और एक जो खबर आ रही है नेशनल लेवल की वो ये है कि इंडिया ब्लॉक में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और हो सकता है कि ये इत्तेहाद को बहुत बड़ा आने वाले दिनों में नुकसान पहुंच सकता है। शरद पवार से लेकर लालू प्रसाद यादव ने इस बात की वकालत की है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर और सरबराह मुकर्रर किया जाए। उसके बाद से ऐसा लगता है कि इसमें दरार पड़ने लगी है और इसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कल ही ऐलान कर दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा बल्कि आम आदमी पार्टी तनहा मुकाबला करेगी। और बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हमारे पास हैं, लेकिन जो पहली खबर है वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक़ है और नईम मुजाहिद हमारे दरमियान हैं। और तो हम पूछते हैं कि रेवंत रेड्डी के दिल्ली जाने का मकसद क्या है। देखिए रियाज साहब, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं जी। कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो के ज़रिए, सोनिया गांधी के ज़रिए और राहुल गांधी के ज़रिए जो वादे कराए गए थे उन वादों को 1 साल के दौरान बहुत कुछ काम किए गए। हाँ, माना कि बहुत से काम नहीं भी किए गए, लेकिन आप देखिएगा कि जब अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दिया गया था तो मौजूदा BRS तब की TRS को सरप्लस बजट के साथ अलहदा तेलंगाना और इक़्तिदार हासिल हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान जो TRS थी वो BRS में तब्दील हो गई। उसने मुख्तलिफ तरक़ात करामों के नाम पे रियासत को 7 लाख करोड़ रुपए का मक़रूज़ बना चुकी है। अब तेलंगाना की जो कांग्रेस की नई हुकूमत मिली है, तेलंगाना को जो कांग्रेस की हुकूमत इनाम में मिली है उसमें 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च जो है वो भी इसके सर पे है। तो तेलंगाना की हुकूमत हर माह 6,500 करोड़ रुपए सिर्फ कर्ज और सूद पे अदा करने पे खर्च कर रही है। तो आप बताइए कि जब एक हुकूमत 5,000 करोड़ तक सिर्फ RBM के तहत कर्ज हासिल कर रही है और 6,500 करोड़ रुपए साबिक़ हुकूमत की जानिब से लिया गया कर्ज और असल अदा कर रही, किस्तों में अदा कर रही है, तो रियासत की सूरत हाल क्या है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से दिलेरी का काम किया है 200 यूनिट तक मुफ्त सरबराह की जा रही है, 500 रुपये में गैस सब्सिडी दी जा रही है, किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का ऐलान किया गया है, 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया है, साथ ही साथ ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। इस तरह से मुख्तलिफ फलाही स्कीमात पर अमलावरी का आगाज़ हो चुका है। अब 1 साल हो गए हैं, अपोजिशन जमानत की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते हुए आवाम के दरमियान पहुँच रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत जो काम किए हैं उसको आवाम तक पहुँचा रही है। इसी दौरान 1 साल मुकम्मल होने के बाद, जश्न मनाने के बाद चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली पहुँचे, चीफ मिनिस्टर राजस्थान भी पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई खानगी प्रोग्रामों में, वो शादी वगैरह के प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे, इसके बाद फिर वो दोबारा दिल्ली आएंगे। लेकिन कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राहुल गांधी से मुलाकात की, हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली, जो यहाँ पर ज़ात पात का जो सर्वे कराया जा रहा है उसकी तफसीलात पेश की, क्योंकि राहुल गांधी का ड्रीम है, जहाँ भी राहुल गांधी जाते हैं ये कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी ज़िम्मेदारी, उसकी उतनी भागीदारी का ये नारा देते हैं। तो यहाँ बताया गया कि तेलंगाना में ये सर्वे मुकम्मल किया गया है,
जो रिपोर्ट है वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट पर आ जाएगी, इस पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके बारे में इन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की तो उनसे पूछा गया कि काबीना की तोसी के बारे में कुछ डिसीजन हुआ क्या, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो पार्टी का और हुकूमत का अंदरूनी मामला है, जब जब होना है उसके साथ वो होते रहता है। अब हुकूमत की जो 1 साल कारकर्दगी थी उसके पर हमने राहुल गांधी को रिपोर्ट पेश की है, इस तरह ये बात की। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर भी बहुत जल्द आज दोपहर या शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो भी पार्टी के हाईकमान से मुलाकात करेंगे, वो भी अपनी तरफ से 1 साल के दौरान क्या वादे किए गए थे, कितने वादों पर अमलावरी हुई है, कितने वादों पर अमलावरी होना बाकी है, कितना बजट खर्च कर किया गया है, मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे, इस पर मुस्तक़बिल की हिकमत अमली के ताल्लुक से रोशनी डालेंगे। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है और जहाँ तक किसानों का सवाल है, तमाम हुकूमतें तो इनको बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं, लेकिन अब जबकि कांग्रेस के हुकूमत के 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं और नया साल दस्तक दे रहा है, और ऐसे में ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हो सकता है कि नए साल के मौके पर ख़वातीन, ख़ासतौर पर जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलाती हैं ख़वातीन, उनकी मदद के लिए एक नई स्कीम मुतारिफ करवाएंगे, साथ ही किसानों के लिए पेंशन स्कीम भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। इस सिलसिले में आप हमारे जो नाज़रीन हैं उन्हें कुछ तफसीलात बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस पार्टी ने ख़वातीन के लिए और किसानों के लिए इंतखाबी मंशूर में बहुत सारे वादे किए थे। एक वादा तो ख़वातीन के लिए अहम था कि माहाना हर खातून को 2,500 रुपये दिया जाए। शायद रियासत की जो माली सूरत हाल है, जिस पर मैंने पहले ही बताया है कि क्या सूरत हाल है, उसकी वजह से वो काम मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वादे किए गए हैं उसको मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ ही अब और मज़ीद ख़वातीन को फ़ायदा पहुँचाने के बारे में गौर किया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की ख़वातीन को करोड़पति बनाने का एक इक़दाम किया जा रहा है। इंटरप्रेन्योर जो बोलते हैं, उनकी जो मसनूआत है उसकी बड़े पैमाने पर नुमाइश की जाएगी, और उसको फ़रोख्त करने के मामले में हुकूमत की जानिब से मुकम्मल सिस्टम फराहम किया जाएगा। नहीं, मुझे साहब, आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान हुकूमत ने ऐलान किया था कि 25,000 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या ख़वातीन को बिला सूद यानी सूद से पाक खर्च दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जा रहा है। हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि उन्हें इस तरह की मालूमात नहीं होती और वो इस तरह के स्कीमात से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते। तो क्या ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है या फिर अक़लियती जो इदारे हैं, उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने जो स्कीमात शुरू की हैं, यानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, उसके फ़वाइद से इन ख़वातीन को वाकिफ़ करवाएं और बताएं कि वो रियासती हुकूमत 25,000 करोड़ रुपए यानी सूद से पाक जो है वो आपको फराहम कर रही है ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। तो क्या मुस्लिम ख़वातीन भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं बना सकती? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अजला में ये ग्रुप्स मौजूद हैं। हाँ, अलग नहीं है तो कम से कम हिंदू ख़वातीन के साथ मिलकर वो लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शऊर देखा मैंने, उतना शऊर हैदराबाद में नहीं देखने को मिला। लेकिन ये स्कीम हैदराबाद के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजला के लिए नहीं। जी जी, यहाँ पर भी चंद ख़वातीन को पहले इसके बारे में शऊर पैदा की गई थी, चंद ख़वातीन इसका हिस्सा भी है, इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा तादाद होनी चाहिए थी उतनी तादाद नहीं। जी जी, आपने कहा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू अकादमी वगैरह के इदारा जैसे इदारे हैं, जी जी, इन्हें ख़वातीन के लिए शऊर बेदार करना चाहिए। बिल्कुल सच कहा आपने। ये इनके जो नेटवर्क्स है असला में फैले हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हुकूमत की स्कीम है, आप इससे इस्तेफ़ादा करें, ठीक है। साथ ही साथ कई रज़ाकाराना तंजीमें भी हैं, कई मुस्लिम तंजीमें भी हैं, कई मजहबी तंजीमें भी हैं। आप बताइए, अगर कोई हुकूमत की एक स्कीम आ रही है, उससे फ़ायदा उठाने में आपको क्या राय है, बताइए। जी जी, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ 25,000 करोड़ रुपए है, वो भी ये जो तंजीमें हैं, जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इसके बारे में ख़वातीन में ज़्यादा से ज़्यादा शोर बेदार करें, और जो ख़वातीन पहले से काम कर रही हैं उनके साथ जाके तजुर्बा हासिल करें, किस तरह से ग्रुप बनाए जाते हैं, किस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है, किस तरह से स्कीमात मिलती हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई भी हमने हर चीज़ में इस्लामिक नुक्ता नज़र देखते हैं, तो आपने बताया कि 25,000 करोड़ रुपए बिला सूदी दिया जाए, बिला सूदी, तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। इससे हम क्यों इस्तेफ़ादा न करना चाहिए, बताइए आप।
اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم خواتین کو خاص طور پر شہر حیدرآباد کی جو مسلم خواتین ہیں انہیں بھی سیلف ہیلپ گروپ بنانی چاہیے اور بنا کر حکومت سے یہ قرض حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو ویسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بینکوں کا کیا حال ہے۔ بینکس میں آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، آپ کے ڈپازٹس ہوتے ہیں، آپ کے پیسے رقم جمع ہوتی ہے، لیکن اکثر بینکس مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی ماندانہ اور مایوس کن کردار ادا کرتے ہیں، انہیں قرض نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ اولڈ سٹی ہے، یہ فلاں شہر ہے، اس لیے یہ بلیک لسٹڈ ہے۔ تو یہ تو شرم کی بات ہے، بینکوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں قرض دیں۔ بالکل آپ نے سچ کہا کہ نہیں، میں جیسا معافی چاہتا ہوں، آپ کو بتاؤں گا جین جو ہوتے ہیں طبقہ مائنارٹی سب سے چھوٹی مائنارٹی ہے اور سب سے زیادہ اس سے وہ بینک قرض دیتی ہے اسے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، نیشنلائزڈ بینک کا جو صورتحال ہے وہ مسلمانوں کو لون دینے سے نہ دینے کی شکایت کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں، ہمارے سیاسی قائدین کیا کر رہے ہیں، ایک وہ بات ہے۔ یہ ہے ریاض صاحب، سنیے آپ، بالکل آپ نے سچ کہا، بینکوں کو ہمارا پیسہ چاہیے ڈپازٹ کے لیے، جی جی ہمارے ڈپازٹ سے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے رہتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کو لون دینے کی بات آتی ہے تو مختلف نقص نکالے جاتے ہیں، مختلف قاعدے قانون بتائے جاتے ہیں، کمیاں بتائی جاتی ہیں، کمیاں بتائی جاتی ہیں، جس سے مسلمانوں کو جو درخواستیں ہیں اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ جی جی اس پر ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی ریاض صاحب، آپ کو غور کرنا چاہیے، ہمارے جو پاسپورٹ میں نام ہے وہ آدھار کارڈ میں نہیں ہے، جی جی راشن کارڈ پہ جو نام ہے وہ دوسرے ڈاکومنٹ آدھار کارڈ پہ نہیں ہے، تو ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ ایک جگہ کا ایڈریس ہے، دوسری جگہ کا نام ہے، تو ایسے بہت سے غلطیاں ہیں۔ تو ہمیں اگر چاہیے کہ بینکوں سے، نیشنلائز بینکوں سے قرض حاصل کرنا ہے تو بینک کے جو قوانین ہیں، جو قواعد ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے، ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کو درست کر لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پروجیکٹ رپورٹ بنا کے پیش کرنی پڑتی ہے۔ آپ بتائیے کہ مسلمانوں میں اتنی تعلیم نہیں ہے، یا تو جو دو تعلیم یافتہ ہیں وہ وہاں پر جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بہت سے جو اکثریت ہے انہیں پروجیکٹ رپورٹ کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ نہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک محلہ ہے، محلے میں ایس بی آئی ہے، ایس بی آئی میں کتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں یہ معلوم کر لینا چاہیے پہلے، اس کے بعد یہ وہاں کے جو مینیجر ہیں، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارے اتنے اکاؤنٹس ہیں اور آپ مسلمانوں کو قرض کیوں نہیں دیتے، یہ سوال بھی اٹھانا چاہیے۔ اور ایسے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں، ایسی خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، انہیں قرض دلانا چاہیے۔ نہیں، بالکل میں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہمارے پاس منظم سسٹم نہیں ہے، ایک تو ناموں کی غلطی ہے، ایڈریسوں کی غلطی ہے، پھر ہم پروجیکٹ رپورٹس نہیں بناتے اور صحیح طریقے سے اپروچ نہیں ہوتے، اور کس ضمانتیں نہیں دے پاتے ہم، جس کی وجہ سے ہمیں قرض نہیں ملتا۔ جی جی برہنہ نے کئی ایسی اسکیمات ہے جہاں پر ضمانتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ کوئی زیادہ سخت شرائط ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اب وزیر اعظم کے نام سے بھی ایک یوجنا ہے، پی ایم یوجنا، اس میں قرض دیا جاتا ہے، مدرا بھی بہت زبردست ہے، کوئی مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، حالانکہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، لیکن اکثر دیکھیے آپ اولڈ سٹی میں جائیے، وہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے یہ لوگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مواقع ہیں لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، یہ بھی ہماری غلطی ہے، یہ بھی ہماری خامی ہے، یہ بھی ہماری کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک آج کی خبروں کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ انٹرٹینمنٹ یعنی انفوٹینمنٹ یعنی یہ انٹرٹینمنٹ اور جو ایجوکیشن سے متعلق خبریں ہوتی ہیں اسے بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اسے بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح حالیہ عرصے کے دوران جو نیٹ کے امتحانات ہوئے ہیں اس میں ہمارے یعنی تلنگانہ کے جو بچے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، 800 سے زائد MBBS نشستیں وہ فری حاصل کیے ہیں، مفت حاصل کیے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے جہاں تک انفوٹینمنٹ کا سوال ہے اس میں انٹرٹینمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ شاہ رخ خان سیلف میڈ اداکار ہے اور آج وہ ایک 200 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، اور گھر کا نام آپ جانتے ہیں کہ منت ہے، اور منت 6 منزلہ عمارت ہے، اب مزید 2 منزلہ عمارتیں تعمیر کرنا چاہتی ہیں شاہ رخ خان کی اہلیہ۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ بلدیہ سے رجوع ہوئے ہیں، یعنی ممبئی بلدیہ سے وہ رجوع ہوئے ہیں اور 2 منزلہ عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ مزید 25 کروڑ روپے کے مصارف آئیں گے۔ شاہ رخ خان آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات سے گزرے ہیں، چاہے ان کا بچپن ہو یا جوانی ہو یا پھر تعلیمی دور ہو یا پھر اس کے بعد جس طرح انہوں نے اسٹرگل کی۔ تو بہرحال انسان اگر کوشش کرتا ہے یا محنت کرتا ہے تو اس کا پھل بھی ملتا ہے۔ ریاض صاحب بتائیے، آپ کے شاہ رخ خان کی فیملی میں کتنے ارکان ہیں؟ جی جی آپ دیکھیے، بیوی ہیں، 3 بچے ہیں، جی شاید ان کی ایک بہن بھی ساتھ میں رہتی ہوں۔ جی جی اتنے لوگوں کے لیے پہلے سے ایک بڑا بنگلہ پر موجود ہے،
मजीद 2 मंजिल इमारत आप तामीर कर रहे हैं। नहीं, कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ हो सकता है कुछ ऑफिस वगैरह भी वो कायम करना चाहते हैं वहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला आजकल बहुत ज़्यादा दरपेश है। हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए भी वो इंतजाम करना चाहते हैं। चलो ठीक है, उनका और वैसे अपना भी ज़ाती आप जैसे मामला कि हम इंफोटेनमेंट की बात कर रहे हैं नहीं वजह साहब, तो आपको बताता हूँ कि शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार, कौन नहीं जानता दिलीप कुमार को, यूसुफ खान को कौन नहीं जानता, उनका लब लहजा, उनकी जो यानी शीरी लहजा हुआ करता था, यहाँ तक कि अगर वो बात करते तो ऐसा लगता था कि कोई दानिश्वर बात कर रहा है। वो हर ज़बान में इस तरह के उबूर रखते थे कि अगर वो अंग्रेज़ी बोलते तो ऐसा लगता था कि काश ये शख्स शेक्सपियर्स की साथ होता या उसका हम असर होता, और जब वो उर्दू में बात करते तो ऐसा लगता कि कहीं गालिब के दौर के तो ये नहीं है, और जब वो पुख्तून में बात करते तो ऐसा लगता था कि एक पठान बड़ी गिरदार आवाज़ में बात कर रहा है। तो बहरहाल दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान पठान ही थे, और उनका ताल्लुक जो है, उनकी जो पैदाइश है वो पेशावर यानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान का सूबा है जिसे साबिक में सूबे सरहद कहा जाता था, वहाँ की उनकी पैदाइश है। लेकिन दिलीप कुमार की वह पैदाइश नहीं, बल्कि वहाँ पर राज कपूर की भी पैदाइश हुई है। और राज कपूर के बारे में आप देखेंगे कि राज कपूर का ख़ानदान कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया, वज़ीर-ए-आज़म खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि करीना कपूर या सैफ अली खान नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म से राज कपूर खुद आकर मुलाकात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राज कपूर और दिलीप कुमार के जो मकानात है पेशावर में, वहाँ उसकी तज़ीन नौ की जा रही है, रिनोवेट किया जा रहा है। और उस पर आपको दिलचस्पी की बात यह है और अहमियत की बात यह है कि आलमी बैंक उसके लिए पैसा फराहम कर रहा है 20 करोड़ रुपए। जी चलो, ये अच्छी रही फिल्म इंडस्ट्री की बात। तो मैं बता रहा हूँ आजकल हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जुनूबी हिंद के जो तेलुगु और तमिल फिल्मों हैं उनका दबदबा चल रहा है। पुष्पा 2 का क्या है? नहीं मुझे वहीं आ रहा था। जी जी जी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि खान ब्रदर्स 30 साल तक खान ब्रदर्स ने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। ये अलग बात है कि आज खान ब्रदर्स की कोई भी मूवी आती है या कुछ भी होता है तो उसको तनाज़ा का शिकार बना दिया जा रहा है, कट्टर हिंदू पसंद। अरे अब तो ये है कि बिकिनी के कलर को भी तनाज़े का, अब छोड़ दीजिए, अफसोस की बात है, छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि कोरोना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड कहते हैं ना अपन लोग, जी जी बॉलीवुड, बॉलीवुड जो कहते हैं उस पर फिल्म इंडस्ट्री पर बादल छाए हुए थे। लेकिन एक बात है, शाहरुख खान के बहुत ही एहसानात है। अरे आप नहीं इसलिए कि आप कोरोना में जो हो रहा था आप देखिए कि उस वक्त कितनी फिल्में आ रही पिट जा रही थी। शाहरुख खान की 2 फिल्में थी जिसने ये बताया कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आज भी जिंदा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुष्पा या उससे पहले कुछ एक फिल्म आई थी वो सोने की कुछ कानों की वगैरह की, कुछ नाम याद नहीं आ रहा। उसके बाद पुष्पा 1 थी, पुष्पा 2 है। अब हम ये देख रहे हैं कि पुष्पा 2 ने एक हफ्ते में 1000 करोड़ का बिजनेस किया है। मैं समझता हूँ कि ये तमाम हिंदी फिल्मों के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। जी जी। इस तरह की मैं समझता हूँ कि जब तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो फिल्में बनाई जा रही हैं, इसका दबदबा अब बॉलीवुड पर नजर आने लगा, यानी नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा नेशनल नजर पर आने लगा है। और बहुत सी तेलुगु और तमिल फिल्मों की डबिंग में नई फिल्में बनाई, यानी रीमेक किया जा रहा है, बनाई जा रही हैं। तो ये नई नई फिल्में हैं। अच्छा, पुष्पा 2 के बारे में आपको बता दो नहीं वजह साहब, आपने देखा कि किस तरह हैदराबाद में हादसा पेश आया। फिर अभी खबर आई है कि एक मुकाम पर पुष्पा 2 की नुमाइश जारी थी, वो थिएटर के मालिक ने अपने एक फिल्म देखने आए एक शख्स का कान कतर लिया। वजह क्या थी? खाने का बिल जो था, फूड बिल जो, उसके ऊपर तनाज़ा पैदा हो गया। तो पुष्पा इस तरह का तनाज़ा पैदा कर रही है। बड़े छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। तो बहरहाल ये पुष्पा की हमने बात की है, लेकिन अब देखेंगे कि टॉलीवुड में और क्या हो रहा है। अब चलते हैं टॉलीवुड की अगर बात करते हैं तो मोहन बाबू को कोई फरामोश नहीं कर सकता, लेकिन इंसान जब आगे बढ़ता है यानी उम्र के किस्से में पहुंच जाता है तो औलाद अगर उसका साथ नहीं देती तो समझिए कि वो इंतहाई बदकिस्मत होता है, या फिर वो औलाद बदकिस्मत होती है और बदबख्त होती है जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करती। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम अपने बाप के पैर पकड़ लो तो फिर तुम्हें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा है। खासतौर पर मोहन बाबू और उनके बेटे के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है जायदाद को लेकर, वो एक अजीब रुख इख्तियार कर गया है। और अब मोहन बाबू के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर यानी इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्योंकि उन्होंने एक सहाफ़ी पर हमला कर दिया था। और आपको ये भी बता दूं कि जलपल्ली में मोहन बाबू का घर है और वहाँ उनका बेटा सहाफ़ियों को लिए अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हो रहा था। मोहन बाबू आपे से बाहर हो गए और एक सहाफ़ी पर हमला कर दिया, सहाफ़ी ज़ख्मी हो गया। अब मोहन बाबू के खिलाफ BNS की दफ़ा अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए ये बात
پھر سے ایک بار سامنے آ گئے ہے کہ جو پیسہ دولت جائیدادیں جو ہوتی ہے نا جی جی وہ کسی کو چھوڑتی نہیں. ہوں دیکھیں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے یہ جائیداد تخت و تاج کے لیے بیٹوں نے باپ کو قید کر دیا, باپ نے بچوں کا خطرہ کرا دیا. یہ کئی واقعات ہم دیکھتے آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھے کچھ نیا نہیں لگتا کہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. ضرور چند دن یہ اخبارات کی ٹیلی ویژن کی سرخیاں بنیں گی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے دولت کمائی جا رہی ہے, جس طرح سے جائیدادیں بنائی جا رہی ہے, کیا اس طرح سے بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے؟ اگر بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی جاتی تو شاید وہ باغی بن جاتے ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے کہ پیسوں کا معاملہ, میں سمجھتا ہوں کہ بچوں نے نہیں کمایا ہوگا, باپ نے کمایا, بالکل وہ یقیناً ان کی جائیداد ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح بچے آج جائیداد میں اپنا حصے کے لیے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, باپ کے خلاف کیسز بک کرا رہے ہیں, تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس کی وجہ سے وہ ملا ہے. تو سماج میں سب سے پہلے بڑوں کی قدر کرنا, عزت کرنے کا جو معاملہ تھا پہلے زمانے میں, آج وہ ختم ہو گیا ہے. اور لوگ ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں, کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں, اونچے اونچے مکانات بنا رہے ہیں, بڑے بڑے گاڑیاں خرید رہے ہیں, لیکن ماں باپ کی جو عزت کرنا ہے, خاندان کے غریب لوگوں کی جو عزت کرنا ہے, سماج کی سوسائٹی کے جو غریبوں کو مدد کرنا ہے, وہ نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی پرورش, ان کی تربیت کے بارے میں ریاض صاحب ایک الگ بات چیت کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. بہرحال مادی جو دولت طاقت ہے یا مادیت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں پوری طرح شامل ہو گئی ہے. ایسے میں باپ اور بیٹے کا کوئی امتیاز نہیں رہا, آپس میں ایک دوسرے کے دستے کی رواں ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ باپ پر کوئی اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو آپ سمجھیے کہ اس کی کیا حالت ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں ہی یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے منچو منوج موہن بابو کے بیٹے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان تنازعہ چل رہا ہے. کہیں ایک پبلسٹی انسٹنٹ تو نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ شاید ان کی شادی کو لے کے بھی ایک اچھا 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 دونوں نے بھی ان کی جو اب جو شادی کی ہے, آپ جن کا نام لے رہے ہیں, جی جی انہوں نے ریسنٹلی ایک سابق وزیر آندھرا پردیش کی, ان کی بیٹی سے شادی کی. وہ بھی پہلے شادی شدہ تھی, ان کا بھی طلاق ہو گیا ہے, ان کا بھی طلاق ہو گیا. اچھا اچھا. تو وہ شادی کے لے کے شاید میں سمجھتا ہوں گھر میں موہن بابو کو کچھ پسند نہیں آیا ہو, ہاں تو اس لیے تنازعات شروع ہوئے ہیں. اس کے بعد سے یہ مزید بڑھ گئے ہیں. جی جی جی. بہرحال ناظرین, اب ہم چلتے ہیں انڈیا کی جانب. انڈیا بلاک کی بات کر رہا ہوں میں, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالیہ عرصے کے دوران انڈیا بلاک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور یقین مانیے اتحاد اگر ان میں نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ انڈیا اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا. آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران لالو پرساد یادو نے, شرد پوار نے ممتا بنرجی کو انڈیا بلاک یعنی اپوزیشن کا جو بلاک ہے اس کا کنوینر بنانے, اس کا سربراہ بنانے کا مشورہ دے دیا ہے. اور اس کے بعد سے یہ چیمگویاں شروع ہو چکی ہیں کہ انڈیا بلاک کا جو اتحاد ہے یا وہ اس کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ بی جے پی تو یہ موقع کی تلاش میں ہے. بی جے پی یہی چاہتی ہے کہ اپوزیشن کو متحد ہونے نہ دے, اور خود بخود اس یعنی جو ان میں نا اتفاقی پیدا ہوئی ہے اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائے. نہیں, بالکل آپ نے سچ کہا. دیکھیے یہ بات چل رہی ہے, ایسا نہیں کہ دھواں وہیں اڑتا ہے جہاں پر آگ لگتی ہے. یہ باتیں چل رہی ہے کہ کانگریس انڈیا اتحاد کی لیڈ کر رہی ہے. تو حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہریانہ, مہاراشٹرا, 2-3 اسٹیٹ, 4-5 جو اسٹیٹس کے 6 اسٹیٹس کے جو الیکشنز ہوئے تھے وہاں پر کانگریس کو شکست ہوئی ہے. تو اب جو انڈیا اتحاد کی جماعتیں جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ممتا بنرجی کو اس کی قیادت دی جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ دہلی میں عام آدمی کے پارٹی کے سربراہ نے کانگریس سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک طرفہ طور پہ سیٹیں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سیٹیں تقسیم بھی کر رہی ہیں. ہریانہ میں بھی انہوں نے کانگریس کا اچھا موقف ہونے کے باوجود عام آدمی پارٹی نے مقابلہ کیا. 5% ووٹوں کی تقسیم کی وجہ سے کانگریس کو نقصان ہوا. مہاراشٹر میں ہم نے دیکھا کہ ضرور انڈیا اتحاد نے مقابلہ کیا تھا, لیکن نشستوں کی تقسیم کو لے کے جو تنازعات تھے وہ اس کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے کانگریس کو نقصان ہوا ہے. بہرحال ناظرین, ایک اور اہم خبر ہے, اور خبر سناتے ہوئے ہم اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں. اور اس خبر کا تعلق سیریا یعنی شام سے ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سیریا سے بشار الاسد فرار ہوئے, ان کی حکومت زوال سے دوچار ہوئی. اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سیریا ایک ایسا میدان بن گیا ہے جہاں پر امریکہ اور اسرائیل اپنے من مانی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس سرزمین کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور ہمیشہ کی طرح آپ دیکھیں گے
देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर जो मुस्लिम ममालिक है तो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सीरिया के बारे में, जो खबरें आ रही है वो ये है कि कम से कम 70 से लेकर 80% जो सहूलतें हैं वहाँ की दिफाई सहूलतों को इसराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इसराइल गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लेता है। अब तो इसराइल वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ से सिर्फ दमिश्क जो है दारुल हुकूमत शाम का 25 किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इसराइल मनमानी कर रहा है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, और ये जो हालात पैदा किए हैं अपनों की ये कारिस्तानी है। और इसके सिलसिले में आपको बता दूं कि तुर्की का रूल हो या फिर दूसरे जो ममालिक हैं उनका किरदार है, उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मजाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।